हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल एके लर्निंग अकेडमी में। तो देखिए, आज हम समझने वाले हैं वेस्टस्टोन सेतु क्या होता है। मतलब वेस्टस्टोन सेतु भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में मालूम किया गया है, तो आज हम इसको समझते हैं। देखिए, क्या है कि वेस्टस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों की एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। सही है, ये इसकी डेफिनेशन है। और देखिए, इसका चित्र के ये दिखा रखा हमने। सबसे पहले हमने चार प्रतिरोधों को जोड़ रखा है जो PQRS है हमारे। और इन प्रतिरोधों में देखिए, यहाँ से एक सेल बैटरी के द्वारा धारा को प्रवाहित किया गया है। सही है, यहाँ एक कुंजी K1 और यहाँ K2 ले रखी है। जैसे ही कुंजी K1 को जोड़ते हैं, बैटरी को लगा के K1 को जोड़ते हैं, उस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। सही है, और यहाँ धारा समांतर होने के कारण अलग अलग विभाजित होगी। तो मैंने P में जो है I1 धारा मान लिया, R में I2, और यहाँ भी देखिए, यहाँ से फिर I3 मान लिया हमने, और इसमें S में I4 धारा प्रवाहित हो रही है। और शून्य विक्षेप की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि वेस्टस्टोन सेतु चार प्रतिरोधों की 1 2 3 4 ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं हम क्या कि सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये वेस्टस्टोन सेतु जो है हमारे किरचॉफ के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, बंद पास का नियम, लूप का नियम, उस पर कार्य करता है। क्योंकि यहाँ देखिए, विभिन्न खंडों में प्रतिरोध और धारा का कॉम्बिनेशन है, इसलिए देखिए संतुलन शर्त की जो अवस्था की जो शर्त है उसका निगमन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या हम इसकी थ्योरी को लिखते हैं कि माना चार प्रतिरोध हो PQRS, जो हमने चित्र में जोड़ रखे हैं। ये PQRS को एक चतुर्भुज ABCD के अनुदिश जोड़ा है। सही है, जब इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह धारा जो हमारे प्रतिरोध लगे हैं उनमें I1 I2 पे I3 और I4 के रूप में प्रवाहित होती है। और शून्य विक्षेप की स्थिति में जो है हमारी जो है गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बाद में देखिए, हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये देख लें। देखिए, सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव सिरे से हम यहाँ आए बिंदु ए पर। तो देखिए, कुछ धारा हमारी इधर गई होगी और कुछ धारा हमारी इधर गई होगी। सही है, यानी कि यहाँ आने के बाद में देखिए, एक बंद लूप जो हमारे पास में है AB और GDA, मतलब इसमें हम लूप का नियम लगाएंगे किरचॉफ का। तो हमें ये पता है, एक धारा का नियम से हम ये जानते हैं कि जो धारा सही दिशा में होती है उनको पॉजिटिव लिया जाता है, और जो धारा विपरीत दिशा में होती है उनको निगेटिव लिया जाता है। तो एक इस लूप का नियम में हम इस वाले लूप में लगाएंगे। और दूसरा हमारे पास में ये है, देखिए BC, DG और B, दूसरा लूप का नियम इसमें लगाएंगे हम किरचॉफ का। दोनों लूप के नियम से हम संतुलन अवस्था को निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले करते हैं बंद पास, बंद बंद पास, बंद पास। देखिए क्या था हमारे पास में, A B G D और A में किरचॉफ का लूप नियम लगाने पर देखिए, लूप नियम क्या होता है हमारा कि इसमें जो विभिन्न खंडों में जितने भी हमारे वोल्टेज और लगे हुए हैं उन सभी का तुल्य जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या था, I1P। और साथ ही साथ हम करते क्या है, देखिए इधर दिशा को भी देखते हैं। देखिए I1 धारा इधर जा रही है, हमें ABGD और इसमें आना है। तो देखिए I1P, क्योंकि B बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध P है तो I1P। फिर यहाँ B पे आने के बाद में हमारे पास में क्या है, एक धारा है हमारे पास में। देखिए ये भी सही दिशा में है, तो ये कितना आ गया IG, जो गैल्वेनोमीटर में बह रही है। और देखिए हमारे पास में जो I2 धारा है वो विपरीत दिशा में है, तो इसलिए I2R माइनस के और बराबर 0। अब चूंकि हमें ये भी पता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति में जो है गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए, शून्य विक्षेप में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए 0 होगा। देखिए I1P माइनस I2R बराबर 0 आ गया। मैं इसको इधर लाता हूँ। देखिए I1P
बराबर I2 R। तो I1 के बटे में ये इधर गुणा में है तो दूसरी ओर भाग में आएगा, तो I1 बटे I2 बराबर R बटे P आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बताया। अब देखिए हमारे पास में क्या था, हमारे पास में दूसरा भी एक ये है बंद पास, कौन सा वाला, ये B C D G और B। तो देखिए क्या करेंगे हम, जो है इधर देखते हैं फिर से, बंद पास B C D G और B में लूप नियम लगाने पर, किरचॉफ का लूप नियम लगाने पर, फिर से लूप नियम लगाते हैं हम किरचॉफ का। तो देखिए लूप नियम क्या कहेगा, फिर से वही बात कहेगा क्या, कि जो धारा हमारी जो सही दिशा में होंगी उनको पॉजिटिव लेना है। तो I2Q जो है सही दिशा में है, लेकिन I4 हमारी जो है वो विपरीत दिशा में आ गई, तो I4S। और साथ ही साथ हमारे पास में जो है IGB जो गैल्वेनोमीटर में वो भी विपरीत दिशा में आई, तो इसको भी हमने 0 के बराबर रख दिया। अब चूंकि हमें पहले से ही पता है क्या कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए I4S बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि वो 0 हो गया होगा IG। मैं I4S को दूसरी ओर ले जाता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, I3। चलिए I4S बराबर ऐसे मान लीजिए आप I3Q। ऐसे मान लीजिए कि मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस से माइनस, या ऐसे, यहाँ ध्यान दें ये माइनस आ गया हमारा दोनों, तो ये माइनस से माइनस कट गया होगा। अब हमें करना क्या है, देखिए हमें करना ये है कि I3 के नीचे जो है I4 को लाए, और जब ये इसके नीचे ये गया है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। I3 के नीचे I4 आया तो इसके नीचे Q आया। सही, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब चूंकि हमें एक बात पता है, क्या पता है, कि शून्य विक्षेप की जो स्थिति है हमारी, उसमें देखिए शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, अब चूंकि ये तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहती है, इसलिए हमारे पास में क्या होगा, इसलिए हमारे पास में देखिए मतलब क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति को समझे क्या है। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या है कि जब यहाँ कोई धारा आएगी नहीं, तो जो धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है वो सीधे ऐसे निकल जाएगी, मतलब I1 I3 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ I2 I4 के बराबर। मतलब ये धारा जो I1 है, जब यहाँ गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी तो डायरेक्ट इसी बिना परिवर्तित हुए सीधी निकल जाएगी, तो I1 I3 के बराबर होगा और I2 I4 के बराबर होगा शून्य विक्षेप की स्थिति में। शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या है, ध्यान दें इधर, क्या होगा, I1 जो है हमारा I3 के बराबर होगा, और I2 जो है हमारा I4 के बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, देखिए इसलिए जो हमारे पास में समीकरण 2 है, तो I3 की जगह पे I1 का प्रयोग कर सकते हैं, और I4 की जगह पे I2 का प्रयोग कर सकते हैं, और S बटा Q। इसको क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। अब देखिए ये भी I1 अपॉन I2 का मान है हमारे पास में, और समीकरण जो हमारे पास में एक आई है, देखिए ये भी I1 अपॉन I2 का मान है ये। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 से कर लेंगे हम। देखिए समीकरण 1 व 3 से करते हैं आगे। तो यहाँ इधर देखें, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 क्या थी हमारे पास में, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 3 क्या थी हमारे पास में, R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। R अपॉन P बराबर S अपॉन Q, सही है। R अपॉन P बराबर S अपॉन Q। अब हम करते क्या है, इसको उलटफेर करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए। देखिए P धरा जाएगा, S ही धरा जाएगा, मतलब क्या है कि ये भाग में है तो दूसरी ओर गुणा में जाएगा, और ये गुणा में है तो दूसरी ओर भाग में आ जाएगा। इसलिए देखिए कितना आ जाएगा, P बटे Q आएगा, क्योंकि ये P जो है S के स्थान पे आ जाएगा और S जो है P के स्थान पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, R बटा S। तो ये हमारे पास में जो आ गई, ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन शर्त आई है, सही है।
संतुलन शर्त आ गई हमारे पास में ये व्हीटस्टोन सेतु की। और सबसे पहली बात क्या है कि देखिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रयोग एक तो हम क्या करते हैं, प्रयोग में देखिए अगर प्रयोग आपसे मालूम किए जाएं तो प्रयोग देखिए कहाँ होता है इसका। प्रयोग नंबर एक हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। पहली बात तो ये है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, सही है। और दूसरी बात कहाँ है, कहाँ होता है इसका उपयोग जो है, कहाँ, सही है। और देखिए मीटर सेतु में भी करते हैं हम इसका उपयोग। कहाँ करते हैं, मीटर सेतु में, क्योंकि मीटर सेतु भी इसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अगली बात क्या है, तीसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। तो देखिए ये भी प्रयोग अगर मालूम किया जाएगा हम मीटर सेतु का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाता है डेफिनेशन के अनुसार, मीटर सेतु में भी किया जाता है और पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि मीटर सेतु इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट जो यूपी बोर्ड एग्जाम में मालूम किया जाता है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।